देखो ग्रुप 16 पढ़ेंगे। ये शायद 3 गिलासों में होगा, बड़ा है ये। 17 तो 2 गिलास से पूछ सकता है, मगर 16 में टाइम लगेगा। देखो ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। याद रखना, क्या पता पूछ लिया जाए कि ये दोनों नॉन मेटल है। ये मेटलॉइड है और पोलोनियम के बारे में याद रखना ये रेडियो एक्टिव है। क्या पता इसके बारे में ही पूछ लें कि ग्रुप 16 में कौन रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मेटल। रेडियो एक्टिव का जस्ट इतना मतलब होता है कि जो एटम स्टेबल ना हो, ऐसा एटम जिसे अगर आप अपने सामने रखें तो वो टूटकर बिखरने लगे अलग अलग पार्टिकल्स में। अब सुनो भाई, जो ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड में आता है, और सेकंड पीरियड वालों में एक खास बात होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। सेकंड पीरियड वाले पाई बॉन्ड बना सकते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। और कौन सा पाई बॉन्ड? पी पाई पी पाई। तो अगर मैं O डबल बॉन्ड O लिखता हूं, भाई ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहती थी। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 2 ही सिंगल होते हैं और वो दोनों इन्होंने आपस में ही शेयर कर लिए। एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक पाई। इनमें सिंपल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग चलती है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये डाई एटॉमिक है। हाइब्रिडाइजेशन 99% तब मिलेगा जब मॉलिक्यूल में 2 एटम से ज्यादा हो। एटम 3 एटम से शुरू होता है वो। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये p ऑर्बिटल से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम p पाई है। ये इस चीज का भी आंसर है कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर लेता है। O2 एग्जिस्ट एज डायटोमिक फॉर्म, यानी 2 एटम आपस में ही जुड़ जाते हैं, यानी 2 एटम आपस में ही 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो 2 एटम आपस में ही 2-2 इलेक्ट्रॉन इसलिए शेयर कर लेते हैं क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अब ये H2 एग्जिस्ट नहीं करता भाई, H2 ऐसा नहीं कर सकता, H डबल बॉन्ड H नहीं बन सकता। इसका सीधा सा कारण ये हो गया, ये थर्ड पीरियड में आता है, बड़ा एटम है ना, हैवियर मेंबर हैव लो टेंडेंसी। बस सुनते रहना, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हैवियर मेंबर हैव लो टेंडेंसी टू फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो क्योंकि ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये H8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी याद रखना है यहीं से कि ऑक्सीजन में एटॉमिसिटी कम होती है, लो कैटेनेशन होता है। कैटेनेशन का मतलब होता है अपने ही जैसे एटम्स से जुड़ने की टेंडेंसी। H8 में कैटेनेशन ज्यादा होता है, ज्यादा एटम आपस में जुड़े हैं, हाई कैटेनेशन। सेम ऐसा क्वेश्चन नाइट्रोजन और फास्फोरस पर आया था, वो N2 था, सेम रीजनिंग है उसकी। और हम लोग समय पढ़ा था P2 एग्जिस्ट नहीं करता, P4 करता है। यहाँ S8 है, वहां P4 था। P4 में ज्यादा कैटेनेशन होता है, N2 में कम। और सेम O2 और S8 का वही क्वेश्चन है। हाँ एक चीज और, O2 एक गैस है और S8 एक सॉलिड है। वैसे तो फिलहाल तो ये हम O2 और S8 लिख रहे हैं, लेकिन हम वैसे नॉर्मली अगर ऐसे बोले कि ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर एक सॉलिड है, जबकि दोनों सेम ही ग्रुप में आते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं,
तो इसका सीधा सा कारण यही तो है, O2 स्मॉलर मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल, लो वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स कम है। और सल्फर बिगर मॉलिक्यूल है, हाई वंडरवॉल फोर्स, इसमें वंडरवॉल फोर्स ज्यादा है। अब एक बार ध्यान से सुनना, ये तो कुछ नहीं है, हमने ये पढ़ा बस कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, यानी एक ऑक्सीजन एटम पे 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आपस में ही शेयर कर पाते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं आपस में, और आपस में डबल बॉन्ड वो बना लेते हैं आसानी से जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड में आता है। हाँ, ऑक्सीजन छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनका लो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सल्फर बिगर मॉलिक्यूल है, इनका हाई वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइए यहाँ से कहाँ आ गया, मैं पहले ये बताना है भाई, सल्फर एसिड क्यों नहीं बन सकता, H2 क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा S के ही साथ, और डबल बॉन्ड भी उस ऑर्बिटल से बनाना पड़ेगा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, और सिंगल पी में ही है इसके 3s3p, जैसे इसमें आता है 2s2p, तो इसमें 3s3p, इसके 3s में 2 है, 3p में 4, 2 3p सिंगल है, इसका भी एक 3p सिंगल है, इसका भी एक 3p, और वो सिंगल सिंगल p पाई बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। ऑक्सीजन O2 और एसिड की फॉर्म में इसीलिए पाया जाता है कि O2 बनना आसान है क्योंकि वो पी और पाई बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन, एसिड में सल्फर पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, तो ये आपस में 2 बॉन्ड बनाने के लिए 8 एटम आपस में जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन छोटा मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल में वंडरवॉल अट्रैक्शन कम रहेगा, और वंडरवॉल अट्रैक्शन कम रहेगा तो ये गैस है, यानी एमपीबीपी कम है, लो एमपीबीपी, ऐसे भी पूछ लेगा। सल्फर बड़ा मॉलिक्यूल है तो एमपीबीपी ज्यादा है। ये बताओ, ये पेज आया समझ? जल्दी। तो इसकी सेम रीजनिंग है पहले वाले की तरह भाई। एसिड का वंडरवॉल लो क्यों नहीं है, तो तुम्हें ये याद है कि तुम्हें ये तो दिख ही रहा होगा कि O2 छोटा मॉलिक्यूल है और एसिड बड़ा, और बड़े मॉलिक्यूल में वंडरवॉल ज्यादा होता है। यही तो पढ़ रहे हैं कि बड़े मॉलिक्यूल में जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उसमें वंडरवॉल ज्यादा होता है, तो एसिड बड़ा है तो उसमें वंडरवॉल ज्यादा है, मॉलिक्यूल बड़ा है, और छोटा होता तो वंडरवॉल कम होता। ठीक है, तो ये पेज इतना ही है। अब देखो दूसरा, सुनते रहना आराम से जब तक मैं बताऊं, मुझे जितना खत्म करना है उतना खत्म करेंगे। अब सुनो, तो ये एक कैटेनेशन वाली बात और एक ये बड़े मॉलिक्यूल वाली बात याद रखना, ये सेम क्वेश्चन N2 और P4 में आए थे, सेम ऐसे ही। अब सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सुनना, ये तुम पढ़ नहीं पाओगे अपने आप, ये याद रखना। ये सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनना इसे। पहले एक साइड में ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम,
पोलोनियम, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इनकी, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 है, इसमें 34 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p4, 4 2 6 2 8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। यहीं पर एक बात समझ लेना पहले, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये वैलेंस शेल के s वाले इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल के s वाले इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल के s वाले इलेक्ट्रॉन, 2s2, 3s2, 4s2, तो ये है NH2 इलेक्ट्रॉन, इन्हें NH2 बोल देते हैं भाई, n पीरियड है, सेकंड पीरियड वाले के 2s2 आएगा, थर्ड पीरियड में 3s2, फोर्थ वाले में 4s2। अब ऐसे इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ऐसे यार डायरेक्ट याद रखना कि जो सिलेनियम है उसका न्यूक्लियस काफी बड़ा है, 34 प्रोटॉन है, और ये जो 3d10 है ये इनर शेल में है, ये भी ध्यान रखना, इनर, ये इतना हिस्सा इनर शेल है। तो सिलेनियम में जो 3d10 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में है, इनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, और इस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, यानी ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, सुनना इसे ध्यान से, वैसे तो ये पहले वाला ही है, ये आया था पिछली बार नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक में, ग्रुप 15 में, ये आर्सेनिक के अंदर आया था। अभी सुनो, हाँ, ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच काफी सारे इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन फिर कम रहता है, मगर ये 10 इलेक्ट्रॉन ठीक से स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना अट्रैक्शन यहाँ कम होना चाहिए था उतना कम नहीं है। अगर ये 10 भी ठीक से स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते तो यहाँ अट्रैक्शन काफी कम रहता, मगर ये 10 ठीक से स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन उतना कम नहीं है जितना कम होना चाहिए था, और अट्रैक्शन का असर S पर ज्यादा होगा, क्योंकि S न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं स्फेरिकल फॉर्म में। तो न्यूक्लियस कभी कभी ऐसा करती है, या तुम्हें ऐसा कभी कभी लगेगा कि जैसे S आउटर शेल में है ही नहीं, क्योंकि S को पकड़ लिया है न्यूक्लियस ने, तो ये जो पेयर है ये इनर्ट हो जाएगा, हमेशा इनर्ट नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी इनर्ट नजर आएगा। ये वाली बात आई समझ में? बताओ, फिर समझाऊंगा आगे, पहले भी आई थी आर्सेनिक में, सेम है वही। तो देखते ना ध्यान से, मैं बिल्कुल ध्यान से बताऊं, तो इसे दिमाग में बिठाए रखना, पकड़ बनाए रखना इससे। अब तो नहीं है, सल्फर से समझेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन से नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 ही ऑर्बिटल है, सल्फर से समझेंगे। देखो नॉर्मली सल्फर में क्या होता है, देखिए नॉर्मली सल्फर में लास्ट शेल 3s, भाई मैं बताऊं बड़े आराम से रहा हूं, लेकिन पेज काफी जल्दी खत्म होंगे, तो ये ध्यान देना। तो बस तुम ये देखो कि मैं बड़े ही आराम से बताऊंगा, ये देख लेना, समझ में आ जाए। 3s में 2, ये ऐसे ऐसे है भाई, ये है कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल की। अब सल्फर में थर्ड एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसमें 3d भी होगा,
1 2 3 4 5 थर्ड तक भरे जाते हैं, वो 3D भी है। अब सुनो, अगर सल्फर किसी भी इलेक्ट्रॉन को जंप ना कराए तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये तो डबल है, 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगा। अबे सुनते रहो बात ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। ये लंबा है, चलेगा टॉपिक, लेकिन बॉन्ड 2 ही बनेंगे। जैसे s, 2 तो लोन पेयर बच गए, ये 2 लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है। ये 2 बॉन्ड पेयर है Cl तो ये स्टोरी है HCl2 की। या ऐसे कह लीजिए कि जो डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड, या सीधा ऐसे याद रखिए HCl2। ये HCl2 कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसमें? टोटल पेयर 4 है। जब टोटल पेयर 4 होते हैं तो उन्हें अरेंज ऐसे होना चाहिए टेट्राहाइड्रल फैशन में। ये अरेंज तो टेट्राहाइड्रल फैशन में ही है, मगर शेप टेट्राहाइड्रल नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि शेप टेट्राहाइड्रल नहीं है, सीधी सी बात ये है। होनी चाहिए थी टेट्राहाइड्रल, होनी तो तब चाहिए थी जब चारों बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4। अब ये 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये शेप है बैंड। अब इस फॉर्म में अगर सल्फर के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, जो शेयर किए हैं उसने, वो सल्फर से दूर चले जाएं, तो सल्फर पे +2 आ जाएगा। ये +2 की स्टोरी है। जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो +2 आ जाएगा, यहां से भी दूर चला जाए, यहां से भी। अब मान लो कि अगर ये एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिलहाल तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। अब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे हाइड्रोजन ले लो, मान लो यही चीज इसने H के साथ की होती, तो इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ आते, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये हिसाब तुमसे नहीं लगता है कि -2 +2 कैसे आता है, कि जैसे कि ये 2 ही क्यों आ रहा है, तो ये तो बड़े दुख की बात है। फिर ऐसे में मैं क्या समझाऊंगा भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, दो तो दो में से 2 में से एक तो क्लोरीन का ही है, तो इसका तो एक ही दूर गया है। यहाँ से इस 20 का एक दूर चला गया, इसका 2 का नुकसान हो गया। यहाँ 2 का फायदा हो सकता है, -2। तो ये स्टोरी है -2 +2 की। आपको शेप वगैरह सब याद रखना है +2 -2 में। ठीक, ये पहली स्टोरी है। अब इसको नो, इसमें और भी कुछ हो सकता है। वो चलो मैं रुको, नहीं ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। पूछना है तो उसी बीच पूछ लेना, और उसी बीच स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनिए, ये डाई हैलाइड है। अब एक चीज देखना ध्यान से, SF4 ये टेट्रा हैलाइड है। SF4 में सल्फर, वही लिखो फिर से, 3s में 2, 3p में 4, 1 2 3 4। अब एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दो 3D में, ऐसे एक ही जंप कराओगे तो 4 सिंगल बचेंगे, एक डबल, तो SF4 बनेगा। क्योंकि SF4 में 1 2 3 4
चार तो बॉन्ड हो गए, सिंगल 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 सिंगल, एक लोन पेयर हो गया। ये अरेंजमेंट है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें मैं बता रहा हूं आराम से, मैं हर बार बता ही रहा हूं जो भी आ रहा है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। होता यानी मतलब ऐसा 11th में तो ऐसा बोला जाता है कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती अगर सारे बॉन्ड पेयर होते, मगर सारे बॉन्ड पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है। तो ये है सीसॉ। सीसॉ ऐसे है, इसे पकड़ के ऐसे कर लीजिए, जैसे इसे अभी मेरा हाथ देना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा लो तो ये ऐसे हो जाएगी एस। ये दोनों बॉन्ड ऐसे हो गए, ये दोनों ऐसे आ गए। तो ये सीसॉ है। झूला, सीसॉ। हाँ, ये जो बॉन्ड होते हैं दो ऐसे ऐसे, 11th से आ रहा है ये, ऐसा नहीं कोई नई चीज है, बार बार आ रहा है। पिछली बार भी आया था PCL 5 में, मैंने तब भी बताया। ये दो बॉन्ड एक्सियल है, ये तीन इक्वेटोरियल होते हैं। ये मत भूलना, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा कि लोन पेयर एट इक्वेटोरियल, लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है। लोन पेयर इक्वेटोरियल पर ही रहना चाहिए, यहाँ यहाँ या यहाँ। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एक S 3P 1D, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। और सुनो, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और इस फॉर्म में इससे चार्ज आएगा +4, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो इसने चार्ज शेयर किए हैं वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये स्टोरी है +4 की। तीन चार्ज हो चुके हैं, -2 +2 +4। इसमें बताओ क्या सवाल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब सुनना अगला। एक और है, टेट्रा आ गया, हेक्सा आएगा। ये समझ लो कि चैप्टर में आपको हर एक लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस जगह पर क्या लिखा रहता है और क्या इस जगह पर बताया जाता है। मैंने हर साल ये चैप्टर, मैं तो हर साल ही पढ़ाता हूँ इन चैप्टरों को, तो हर साल ये चैप्टर आते हैं और हर साल इन चैप्टरों में बच्चे अपनी हिम्मत खो देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा ज्यादा रीजनिंग है। तो वैसे ऐसा है, कुछ है नहीं, ये इतना कोई टफ नहीं है, वरना अगर ये टफ होता तो जो सिखा रहे हैं उन्हें कैसे आ जाता। अब अगर ये 3s वाला भी जंप करा दे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। तो ये फिर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और 6 इलेक्ट्रॉन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन के केस में ऑक्टाहाइड्रल। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 लिखा ही है, शेप है ऑक्टाहाइड्रल, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एक इधर ले जाएगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, +6 आएगा। ये तो इतना ही है। अभी सुनो, अभी ये चलेगा, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब कुछ बातों पर बड़ा ढंग से ध्यान देना, अगर इसकी डीप रीजनिंग करनी है तो ये देखना। हाँ देखो, अगर ये -2 बनाते हैं, ध्यान देना,
अगर ये -2 बनाते हैं तो अब ये 4s2 4p4 है, अगर ये -2 बनाते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन इन्हें अपनी ओर खींचना होता है। जैसे H2O है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना होगा। ऑक्सीजन के लिए ये आसान है, सल्फर के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद 2.8 है और ऑक्सीजन की 3.5। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है? तो आंसर है ऑक्सीजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जल्दी -2 अटेन कर सकता है। तो नीचे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो -2 की जो टेंडेंसी है सेम आया था यही ग्रुप 15 में, -2 टेंडेंसी डिक्रीज डाउन with decrease in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है -2 की टेंडेंसी भी घटती है। भाई ये कम ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जल्दी -2 अटेन करेगा, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी और खींचना इनके बस की बात नहीं है। एक ये +2 बनाते हैं, हालांकि +2 में ऐसा कुछ नहीं है इंक्रीज डिक्रीज होने का, +2 में नहीं, वो +4 और +6 में आएगा। +4 +6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये +6 के बारे में सुने दोबारा से तो वो ऐसा था कि जब सल्फर ने भाई +4 अगर बनाना है और +6 तो एक डिफरेंशिएट अपने माइंड में कर लो। वो डिफरेंशिएट ये है कि 1 2 3 4 5 6, अगर +4 बनाना है तो इसे यहां जंप कराना होगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, +4 बन जाएगा। इसमें 3s का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ NS। शायद यहां से कुछ याद आ जाए, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ NS। NS का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी ये है NS, यानी अगर ऑक्सीजन को +4 बनाना होता तो उसका ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, सल्फर के ये वाले इन्वॉल्व नहीं है, सेलेनियम में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन +6 बनाने में इन्वॉल्वमेंट है ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। NS इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? क्योंकि ये तो +4 बनेगा इससे, अगर +6 बनाना है तो यहां भी सिंगल होगा, 3p में 3 होंगे, 3d में ये भी कूद जाएगा यहाँ, तो फिर इसे भी ओवरलैप करना पड़ेगा, ये भी बॉन्ड बनाने में शामिल हो जाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये एक ये एक ये एक ये, एक ये। तो अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे आप सल्फर से सिलेनियम में जाते हैं, तो सिलेनियम के लिए 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करवाना मुश्किल है, आगे जंप कराना मुश्किल है डी में, क्योंकि इन पर इसके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा है, तो सिलेनियम +6 बनाना उतना पसंद नहीं करता, बनाता है। कभी ये मत लिख देना कि ये सर सिलेनियम +6 बना रहा है, आपने कहा नहीं बनाता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बनाता है, लेकिन इसके लिए बनाना उतना आसान नहीं है। तो +6 की टेंडेंसी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ NH2। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई सिलेनियम +6 नहीं बनाना चाहता, तो लेकिन सिलेनियम +4 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, सल्फर +6 बनाना ज्यादा चाहता है, +4 बनाना कम। उल्टा है ये देखो, अगर डाउन द ग्रुप +6 डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसे मत शामिल कर लेना, ये तो एनामलस बिहेवियर है। यहां आ जाओ,
इंक्रीज +4 बनाना ज्यादा पसंद करते हैं नीचे वाले, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब बताओ ये आया समझ में? बहुत आराम तसल्ली से बताया मैंने। ठीक है, ठीक। अभी इन चीजों का इस्तेमाल करना है आगे, अभी आज ही। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं जब तक बताता रहूंगा बस सुनते रहना। ऑक्सीजन के बारे में कुछ सुन लो। इस पे भी सवाल आता है भाई। ऑक्सीजन जो है वो बड़ी मुश्किल ही, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है लास्ट शेल की, वेस्ट तो पी। भाई ये डबल, ये ट्रिपल, ये ऐसी कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन्स को कहीं जंप कराने की जगह नहीं है। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, शायद यहां से कुछ याद आ जाए, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल अब्सेंट है तो इलेक्ट्रॉन को कहीं जंप कराने की जगह नहीं है। तो ये दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है और दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करती है, जैसे OH। और क्योंकि ये अधिकतर एटम्स से ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, एक फ्लोरीन को छोड़ के, तो अगर फ्लोरीन के अलावा कोई भी होगा तो इस पे -2 ही आएगा। एक तो ये दो ही शेयर कर सकती है और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5। इसकी फ्लोरीन की 4 है, फ्लोरीन के बाद इसी का नंबर आता है। तो अगर सराउंडिंग एटम फ्लोरीन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही जाएंगे, तो फिर तो -2 ही आएगा हमेशा। लेकिन अगर फ्लोरीन आ गया तो +2 भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन भी +2 -2 बना लेती है। मैक्सिमम 4 बॉन्ड, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती है। ऐसे क्वेश्चन, इसकी रीजनिंग एक बार तो रटनी ही होती है, लेकिन फिर दिमाग भी लगाना होता है। मैक्सिमम 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। इस पे रेयरली एक्सीड अप टू 4। 4 भी बड़ी मुश्किल से बनाती है, 4 भी बहुत ही मुश्किल है इसका। 3 तो मैंने, अब 3 मैंने तो खैर सारे देखे हैं, तुमने ये 3 भी मुश्किल देखे होंगे और 3 से आगे मुश्किल देखे होंगे। और इसमें भी एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 2, एक यहाँ शेयर कर रखा है, 3 4, तो एक में दोनों ही इसी के हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे होंगे। 4 भी बनाती है, पानी में ही डाले रखो, ये 4 हाइड्रोजन भी जुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 4 नहीं जुड़ते, लेकिन मुश्किल से 4 बनाती है। मेनली तो ये 2 ही बॉन्ड बना पाती है। चलो स्क्रीनशॉट लो। रिएक्शन हैंड टू हैंड याद कर लेना, जैसे मैं लिखता हूँ उसी तरीके से लिख के। अब सुनिए अगला टॉपिक। वैसे ये टॉपिक बड़ा आसान है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन अपनी अपनी समझ है, कुछ बच्चे याद ही नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी ज्यादा होती है, तो पढ़ाई कम होती है उनके अंदर, लेकिन एक्ट ज्यादा होता है। तो ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आपको आगे ये पूछने वाला है कि आपने
क्या किया था, किसकी गलती थी। अगर आपको कुछ समझना है तो यही समझ लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी और नाइट्रोजन वाला जो केस आया था बिल्कुल सेम है। नाइट्रोजन में आपको याद ना हो लेकिन मेरे को याद है, नाइट्रोजन में आया था NH3, यहाँ ये आएंगे H2S। एक बार मैं समझाऊंगा फिर बताना कि क्या चीज ना समझ आए तो देखेंगे। H2T, भाई देखो 4 ही आएंगे, पोलोनियम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रिएक्शन ना के बराबर होती है। देखो सबसे पहले एक चीज याद देना, ठीक है, देखना, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो साइज मॉलिक्यूल का बढ़ता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। ऑर्डर्स पर ध्यान देना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज इस तरफ। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो वंडरवॉल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें वंडरवॉल कम है, इसमें वंडरवॉल ज्यादा है, इसमें वंडरवॉल और ज्यादा है, इसमें वंडरवॉल और ज्यादा है। तो MP एंड DP ऑल्सो इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए और बढ़ता ही है, मगर एक गड़बड़ है और सेम गड़बड़ उसमें थी, पानी यहाँ है जबकि पानी का साइज तो छोटा है। और छोटे मॉलिक्यूल्स में ये ध्यान देना, इस लाइन को ये इसलिए दिखाया जा रहा है, नॉर्मली बच्चों को लगता है कि ऑर्डर ये होना चाहिए, मगर ऑर्डर ये है कि ये यहाँ से यहाँ है। ये सबसे कम इसका MPDP क्यों होना चाहिए था, ओ इधर एरो उल्टे हैं, इसका सबसे कम MPDP क्यों होना चाहिए था, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, मगर वो वंडरवॉल के हिसाब से। इसमें एक और अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम वही क्वेश्चन है। ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके काफी नेगेटिव, काफी पॉजिटिव डेवलप होता है। बगल वाला मॉलिक्यूल उस पर भी काफी नेगेटिव काफी पॉजिटिव डेवलप होगा। तो यार अब ये देखिए कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव बार बार लिख रहा हूँ, तो क्या ये चाहते हो तुम कि जितनी बार मैं नेगेटिव पॉजिटिव लिखूं तो उतनी बार से पहले मैं ये समझाऊं कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया। तो जब भी मैं एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव पॉजिटिव लिखूं तो मैं फिर वही समझाने लगूं कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया। तो ऐसा काम करोगे तो फिर तो हमें ये, मुझे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं जिससे पूरे दिन में मुझे बहस करनी है उतनी मुझे इसकी बहस नहीं करनी पड़ जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक मॉलिक्यूल में H हो उस पे प्लस हो, दूसरे में N हो, O हो या F हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका वो ज्यादा है MPDP। सेम आंसर इस चीज का है कि H2S गैस है और पानी लिक्विड है, इसका मतलब पानी का MPDP ज्यादा है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर पानी लिक्विड रहता है। दोनों की शेप सेम है, काफी कुछ सिमिलर है इनमें, जुड़वा भाई है ये, लेकिन एक गैस है और एक लिक्विड है, जबकि इसका साइज भी बड़ा है, बड़े साइज में वंडरवॉल ज्यादा होता है, मगर इसमें वंडरवॉल कम है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो ये लिक्विड है और ये गैस है, क्वेश्चन आएगा H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों, क्योंकि H2S के मॉलिक्यूल सिर्फ वंडरवॉल फोर्स के भरोसे हैं और पानी के मॉलिक्यूल बेशक छोटे हैं लेकिन उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अभी सुनिए, ये पहला ऑर्डर है, ऑर्डर आएंगे पेपर में। दूसरा देखो, रिड्यूसिंग नेचर। ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इन पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन जल्दी डोनेट कर सकता है, जिसके बॉन्ड लंबे हैं, पानी के बॉन्ड छोटे हैं, पानी से लंबे बॉन्ड है H2S के, H2S से लंबे बॉन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय रिकॉर्डिंग भी चल रही है, अगर ये पेपर में आ गया और आपने मुझसे कहा या मेरे बारे में सोचा तो एक बार चेक कर लेना, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आएगा।
रिड्यूसिंग का मतलब ये सब हाइड्रोजन दे देते हैं और ये हाइड्रोजन देकर दूसरे का रिडक्शन कर देते हैं। हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग का मतलब अपना रिडक्शन नहीं, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है दूसरों का रिडक्शन। पिछली बार भी जब ये आया था ग्रुप 15 में, तब भी मैंने ये समझाया था, दूसरों का रिडक्शन करते हैं, दूसरों को हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन जिसे देंगे वो हाइड्रोजन जो लेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो मैंने हाइड्रोजन उससे दी तो उसका रिडक्शन हुआ, तो मैंने उसका रिडक्शन करवाया। तो ये क्यों हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और H देना आसान हो रहा है। इंक्रीज बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा, जिसके बॉन्ड लंबे होंगे। अब देखो इसके बॉन्ड लंबे हैं, इसके बॉन्ड आसानी से टूटेंगे, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो ये जल्दी हाइड्रोजन दे सकते हैं। और बॉन्ड एंगल, ध्यान देना इस चीज पर, ये पहले भी आया था, अब भी है। पानी का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है। ये एक फेमस बात है। जिन जिन टीचरों ने तुमसे कहा था कि 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनसे मिल लेना जाकर। खूब पढ़ता है सर, मैंने अपने बच्चों को ये सब चीजें बता रखी हैं, मैं तो सिर्फ उन्हें याद दिला देता हूँ कि ये एंगल का 104.5 डिग्री पानी का एंगल होता है और ये फेमस बात है 11th की। लेकिन सल्फर में जो एंगल है वो लगभग 92 है। क्या आप इसका आंसर देना चाहेंगे? क्योंकि आंसर पिछली बार की तरह सिमिलर है, बताओ क्यों? शॉर्ट में कुछ भी इंडिकेशन दोगे मैं समझ जाऊंगा। हाँ तो देखो अब मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं। क्योंकि पानी में हाइब्रिडाइजेशन है और ये जो एंगल बताया जाता है बेंट शेप का एंगल है। 11th की बुक उठा के देखना आज ही, वेस्पर थ्योरी। ये बेंट शेप का एंगल है, ये नॉर्मल एंगल है। दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर का, जब किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तो यही एंगल होता है उसका। बस उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। तो मैं इसे अलग से समझा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो जब मैं समझा दूं तो आप बस मुझे बताना कि ये मैंने बताया था या नहीं, या आप इसे बता सकते थे या नहीं, या आपको बताना चाहिए था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2। आप यहीं से थोड़ी अकल लगा लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि इस चैप्टर को इस दिन तक करा दीजिए या इस दिन तक करा दीजिए। मैं उन्हें समझाते समझाते थक चुका हूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो कितना स्लो प्रोसेस में इसे मैं समझा रहा हूँ, हालांकि हो ये जल्दी जल्दी खत्म रहा है, लेकिन फिर भी मैं कितने स्लो बता रहा हूँ इसे शांति से, उसके बावजूद आपको आधी चीजें याद नहीं है। अब सोचिए कि अगर मैं इसे फास्ट खत्म कर दूं तो आप याद क्या करेंगे? आप अपने बारे में सोचिए, या नंबर मेरे खत्म करने से आएंगे इसमें, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन है sp3 O H H, दो तो बॉन्ड बन गए। ये जो दो चार ऑर्बिटल बनेंगी, 4 sp3 बनेंगी, एक sp3 इससे, एक sp3 इससे, एक sp3 इससे, एक sp3।
दो sp3 में लोन पेयर है और दो sp3 में बॉन्ड पेयर है, एंगल 104। ये नॉर्मल बात है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उनका एंगल यही रहता है, अगर दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर हो, फिक्स है। लेकिन सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर में एक्चुअली में 2s 3s में दो इलेक्ट्रॉन है, 3p में। ऐसा नहीं कि सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि H2S में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये H2O है ना, H2S में नहीं है। यहाँ सल्फर ने ना ही ऑर्बिटल को मिक्स किया है ना ही कुछ भी किया है। यहाँ जस्ट क्या हुआ है कि ये सल्फर एटम है और ये दो p ऑर्बिटल हैं, एक ऐसे एक ऐसे, एक p दूसरी p, और एक हाइड्रोजन ने यहाँ से ओवरलैप कर रखा है और एक हाइड्रोजन ने यहाँ से। इसीलिए एंगल ऑलमोस्ट 90 है, यानी 92 डिग्री है। एक मिनट, एक बार एंगल चेक कर लेते हैं। 92 डिग्री है। तो इसका कारण है कि जो सल्फर है उसने प्योर p ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है हाइब्रिडाइजेशन में। ओ, बॉन्डिंग में, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, प्योर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में शुद्ध p ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और प्योर p ऑर्बिटल का एंगल अपनी मर्जी से नहीं होता है, वो एंगल 90 ही होता है। वो ऐसा नहीं होता कि मिक्स होके अपनी मर्जी से वो एंगल कर लेंगे जिनपे उन्हें कंफर्टेबल होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा कर लेते हैं जिसपे उन्हें कंफर्टेबल रहता है, ये नहीं कर सकते ऐसा। तो ये देखिए, इसके बारे में मैंने ये कहा था कि ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग होता है। हालांकि ड्रैगो रूल ना तो आपको इसके चक्कर में पढ़ना है, बस आपको जस्ट ही याद रखना है। ड्रैगो शब्द भी याद नहीं रखना है आपको। ये दो ग्रुप में, ग्रुप 15 के हाइड्राइड में, ग्रुप 16 के हाइड्राइड में, दोनों हाइड्राइड में ये चीज आई थी, ग्रुप 15 में भी और ग्रुप 16 में भी। उस समय यहाँ था NH3 और यहाँ था PS3। अब यहीं पर एक बात सुनिए, अभी मैंने ये हेडिंग डाली ड्रैगो रूल, तो कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि भाई ये ड्रैगो रूल क्या है, ड्रैगो रूल समझा दीजिए। जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रैगो रूल है ही नहीं हमारी किताब में, लेकिन उन्हें दिक्कत है कि भाई समझा दो। ठीक, अब यही एक बात सुनना, अभी अभी मैंने ये पूछा कि ये एंगल 104 है और ये 90 है, जबकि मैं ये बात पहले समझा चुका हूं कि अगर एंगल 90 के करीब आ रहा है NH3 और PS3 में, तो जब तुम्हें ये तक याद नहीं है कि NH3 और PS3 में एंगल में इतना डिफरेंस क्यों है, वही डिफरेंस H2 और H2S में है, तो ड्रैगो रूल क्या घंटा याद करोगे जब तुम्हें यही याद नहीं था वहां से। लेकिन बस पढ़ा दो, इन्हें जो आए वो बता दो, चाहे हो ना हो आइंस्टाइन बना दो, इन्हें कुछ नहीं पढ़ना है। इनको तो बस लिखते जाओ तुम कि क्या क्या है क्या क्या है। ये इनसे मत पूछो कि इन्हें क्या आता है क्या नहीं। अब ये बताओ, अब ये याद आया या समझ में आ गया? हम्म, तो ये एंगल, ये बात डायरेक्ट याद रखना कि ये जो, इसका स्क्रीनशॉट लो, यही नीचे लिख देता हूं कि जिसमें एंगल ऑलमोस्ट 90 है, उनमें प्योर p ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ है। ग्रुप 15 और 16 में याद रखना, ग्रुप 15 के हाइड्राइड में, ग्रुप 16 के हाइड्राइड में। सुन लो ध्यान से, ये जो कंसेप्ट आया है
ये ग्रुप 15 के हाइड्राइड में आया था और ग्रुप 16 के हाइड्राइड में आया था। उस समय यहाँ पर NH3 था, यहाँ PH3 था। इन दो के अलावा ये किसी में नहीं आएगा। HBH3 था बस। एक इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसमें एंगल 107 था, इसमें 104 था। ये 107 इसमें एक ही लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है तो एंगल और कम है। तो ये 104 107 था, इनका ऑलमोस्ट 90 था क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। चलिए जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म हो गया वो वाला हाइड्राइड। अगला पकड़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। जब तक मैं पढ़ाता हूँ पढ़ते रहना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म जल्दी हो रहा है। अगला देखिए, ऑक्साइड्स पढ़ने हैं। ऑक्साइड पे ध्यान देना, जो मैं बताऊंगा ये आएगा इसमें, मतलब मीनिंग ये है हमारे हम पढ़ने के लिए। ऑक्साइड्स 2 तरीके के होते हैं इनके, डाई जैसे SO2 और ट्राई जैसे SO3। ऑक्सीजन ट्राई ऑक्साइड नहीं बनाता, डाई बनाता है, जैसे O2, O3 हो गया ये ओजोन। ओजोन जो है ऑक्सीजन का डाई ऑक्साइड है। SiO2, TiO2, POO2। हाँ नहीं ये नहीं बनता, ये इनके डाई ऑक्साइड है, डाई ऑक्साइड, और ये ट्राई ऑक्साइड। SO3, PO3, SeO3, P कहां से आ गया, TeO3। इस पे +2 चार्ज रहता है, सल्फर पर देखो, इसे क्यों लिख रहे हो, छोड़ो इसे। इस पे +2 चार्ज रहता है, इस पे प्लस नहीं, इस पे +4 चार्ज है और इन पे +6। स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, इन दोनों की पेपर में आती है, सुनो। S सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। S ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि सल्फर पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर माइनस। 6 लेकर आया था ऑक्सीजन, 6 के 6 यहाँ बचे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी शेयर नहीं है। तो इस हिसाब से समझ में आ रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये शेप है एंगुलर या वी, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, वी शेप। SO2 में 1 डबल है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बॉन्ड, ये शेप है ट्राइगोनल प्लानर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 2, ये एक ही गिना जाता है वैसे में, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, शेप है ट्राइगोनल प्लानर। हाँ अब सुनो, दोनों तरीके के ऑक्साइड एसिडिक हैं। हालांकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि, मतलब हमें कोई ऑर्डर नहीं समझना है कि ये कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम। ये दोनों तरह के ऑक्साइड एसिडिक है। एसिडिक वो ज्यादा होता है, ये लेस एसिडिक होगा, +4। ये मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ये लेस एसिडिक है, ये मोर। भाई इसका कारण एक सीधा सा ये है कि जिसपे चार्ज ज्यादा होता है सेंटर एटम पे, उसमें लोन पेयर लेने की क्षमता ज्यादा होती है। चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का लालच ज्यादा है, तो जो लोन पेयर लेते हैं वो एसिड होते हैं, और ज्यादा चार्ज है तो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी भी ज्यादा है, और जिन पे चार्ज कम है उनमें लोन पेयर लेने की टेंडेंसी भी कम है। हमेशा ऐसा ही होता है, सेंट्रल एटम पर चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन आया था पहले ग्रुप 15 में, जब यहाँ था N2O3 और ये +3 था, और यहाँ था N2O5, सेम उसी की तरह यहाँ था +5। अब सुनो, एक चीज समझनी है बस, एक ही,
जो SO2 है डाइऑक्साइड के बारे में, अबाउट डाइऑक्साइड, ये बताना पहले कि SO2 सल्फर, SiO2, TiO2, एक बात बताना पहले कि इनमें से +6 बनने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है? +6, इनमें से +6 बनने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है? सल्फर में। तो क्योंकि नीचे वालों में तो +6 बनाने की टेंडेंसी कम है, तो सल्फर कभी भी +4 से +6 में चेंज हो सकता है। अगर ऐसा सल्फर करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन कर लेता है खुद का, यानी SO2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी SO2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे टेंडेंसी टू फॉर्म +6 डिक्रीज, +6 बनाने की टेंडेंसी जैसे जैसे डिक्रीज होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म +6 डिक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर ऑल्सो डिक्रीज, यानी दूसरों का रिडक्शन करना। यही समझ लीजिए, मैंने पहले भी बताया है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है मगर ये है रिड्यूसिंग, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसने दूसरों का रिडक्शन करवाया है, तो जो दूसरों का रिडक्शन करवाता है वो रिड्यूसिंग होता है। अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो जाए तो किसी ना किसी का रिडक्शन हुआ होगा, तो अगर मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैंने किसी का रिडक्शन करवाया है, तो मैं रिड्यूसिंग हूँ। तो ये सब रिड्यूसिंग है, टेंडेंसी टू फॉर्म +6 डिग्रीज, रिड्यूसिंग नेचर ऑल्सो डिक्रीज, तो ये सबके सब रिड्यूसिंग है, मगर नीचे की तरफ रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है। इवन TiO2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसका, इतना कम रिड्यूसिंग नेचर है इसमें कि ये उल्टा ऑक्सीडाइजिंग हो गया है। ये है जी इसमें। बताइए, आया समझ? एक लास्ट चीज रह गई है, 5-1 मिनट लगेंगे, वो भी समझ ही लो। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब एक है हैलाइड, इन्हें भी समझना ध्यान से, ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि हमने पढ़ लिया है। अभी अभी हमने ये पढ़ा, कुछ चीजें डायरेक्ट याद करना है इसकी। अभी अभी हमने ये पढ़ा कि हैलाइड जो ये बनाते हैं वो डाई हैलाइड होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है FCl2। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 था, और जो शेप थी वो बैंड थी, मैंने ये आपको समझाई थी अभी अभी। एक हमने पढ़ा हैलाइड टेट्रा, टेट्रा हैलाइड जो है वो SF4, ऐसे लिख लो, शेप थी सीसॉ, हाइब्रिडाइजेशन था sp3d। अभी अभी पढ़ा था हमने, इसमें चार्ज था सल्फर पे +2, इसमें था +4। फिर हमने पढ़ा था एक हेक्सा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड में चार्ज था +6, ऑक्टाहाइड्रल शेप थी, हाइब्रिडाइजेशन था sp3d2।
ये तीन तो ऐसे ही है, बस एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनमें से सभी के लिए ऑर्डर है, सभी के लिए हैलाइड्स की स्टेबिलिटी, जो भी इनके फ्लोराइड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्लोराइड कम, ब्रोमाइड ज्यादा और कम, आयोडाइड और कम। जैसे SF6 ज्यादा स्टेबल होगा, और SF4 ले लो, SF4 ज्यादा स्टेबल होगा, SCl4 कम, SBr4 और कम, Si4 और कम। इसका एक सीधा सा कारण ये है कि सराउंडिंग एटम जितने बड़े होते चले जाएंगे, सल्फर के चारों तरफ उनके लिए एडजस्ट होना उतना मुश्किल हो जाता है। जितना सराउंडिंग एटम छोटा होगा उतने आसानी से वो सल्फर के चारों तरफ एकोमोडेट रहेंगे। अब चाहे यहां तुम सिलेनियम लगा लो, चाहे यहाँ टेलुरियम लगा लो, सबके लिए ऑर्डर है, फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है। अब दूसरी बात, इन केस ऑफ हेक्साहेलाइड, जो हेक्साहेलाइड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हेक्साहेलाइड है, हेक्साहेलाइड जैसे SF6 या HCl6, ये स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि 6 क्लोरीन एटम, 6 बड़े बड़े क्लोरीन एटम सल्फर के चारों तरफ एकोमोडेट रहना बहुत मुश्किल है। तो जो ओनली स्टेबल, ओनली हेक्साफ्लोराइड, यानी कि हेक्साहेलाइड में सिर्फ हेक्साफ्लोराइड ही बनता है, ओनली हेक्साफ्लोराइड आर स्टेबल। और SF6 जो है वो सिर्फ स्टेबल ही नहीं, बल्कि और भी कंपाउंडों से अगर कंपेयर करें तो एक्सेप्शनली हाई स्टेबल है। इसका कारण बताऊंगा मैं, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड, भाई पेपर में आएगा ये पार्ट जरूर। मैंने कहा कि हेक्साहेलाइड में तो बस फ्लोराइड ही स्टेबल है, और फ्लोराइड्स में से भी जो सल्फर का हेक्साफ्लोराइड है वो बहुत ही स्टेबल है। उसका कारण है कि सल्फर एटम को 6 क्लोरीन एटम ऐसे घेर लेते हैं कि फिर किसी दूसरे एटम के लिए सल्फर तक पहुंचना, सल्फर पर अटैक करना, सल्फर को बिगाड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसका कारण है स्टीरिक हिंडरेंस, यानी ये SF6 कंपाउंड अगर एक बार बन जाए तो ये बहुत ही मुश्किल से खराब होता है, क्योंकि फ्लोरीन सल्फर को इस तरीके से घेर लेती है कि कोई भी दूसरा कंपाउंड जो SF6 को बिगाड़ना चाहे उसके लिए सल्फर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बस जी आखिरी 2 मिनट बता रहा हूं, खत्म हो गया जी ये। अब ग्रुप 16 की रिएक्शन पढ़ेंगे हम, मतलब अगली क्लास में। सुनिए, जी यहां से भी क्वेश्चन बहुत ही आता है, पेपर 100 बार बनता है तो 90 बार आ जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप इस हिस्से को इग्नोर करेंगे। मोनोहेलाइड, ये मोनोहेलाइड भी बनाते हैं, मोनोहेलाइड जैसे HCl। एक मिनट ये देखना पड़ेगा मुझे कौन कौन से मोनोहेलाइड बनाते हैं। मोनोहेलाइड का मतलब एक ही हैलोजन, एक ही हैलोजन के साथ है। यहीं टिके रहना, देखते हैं जल्दी। HCl भी बना लेते हैं, SBr भी, SeCl भी, SeBr भी, मगर इसमें एक खास बात है, ये कभी भी इस फॉर्म में दिखेंगे नहीं तुम्हें,
क्योंकि दो मोनोहेलाइड जो है ना इनके, वो आपस में जुड़ जाते हैं। मोनोहेलाइड, इनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो समझना है। मोनोहेलाइड, दो मोनोहेलाइड ऐसे जुड़ जाते हैं, H2Cl2। इसे डाइहेलाइड नहीं बोलना है, ये डाइहेलाइड नहीं है, ये डाइमर है। ये दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये डाइमरिक हेलाइड है। दो मोनोहेलाइड के जुड़ने से बना है, यहाँ साफ साफ लिखा है। और जो डाई हेलाइड है वो तो ऐसा होता है, HCl2, इसमें H2Cl2 है। इसमें से एक डाई हेलाइड है, Sc2 डाइमर, Sc2Cl2। इसकी एक रिएक्शन आती है, उस पर ध्यान देना। रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है, अगर आप ये याद रखें कि इसे टूटने पर ये बनता है HCl4 और He। बैलेंस कर लो इसे, ये 4 तो यहाँ लगा ही है, तो यहाँ लगा दो 3। ये एक डाइमरिक हेलाइड है सिलेनियम का, और ये बड़ी जल्दी टूटता है। जब ये टूटता है तो ये देखो, इस पर चार्ज +1 है सिलेनियम पर, यहाँ चार्ज +4 है और यहाँ 0। यानी एक बार तो चार्ज घटा है, यानी रिडक्शन हुआ है। एक बार चार्ज बढ़ा है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, वो भी सिलेनियम का ही। तो ये जो कंपाउंड है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। हाँ, पता नहीं क्या स्पेलिंग है। अब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, बीच के क्वेश्चन भी करा दिया है। बस जी, खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ बस। चलो चलेंगे, चलो 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 जी।